ओके, सो बच्चों हम अब स्टार्ट करने वाले मॉडर्न फिजिक्स एंड हमारा जो कोर्स है मॉडर्न फिजिक्स का, जो हमारे सिलेबस में चीजें डाली गई है, द फिनोमिना जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ये हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम समझे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कई सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन थोड़े से गलत देता है या सही नहीं दे पाता है, बोल सकते हैं अपन, या समझाने में फेल हो जाता है। कई चीजों को समझाने में क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पाता है अच्छे से चीजें। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसका कि एटम के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। क्लासिकल फिजिक्स की जो थ्योरीज है उससे हम ढंग से समझा नहीं पा रहे। कुछ रेडिकल थॉट्स के साथ कुछ नए मॉडल्स दिए गए, जिन मॉडल्स को यूज करके थोड़ा बहुत एटम के अंदर क्या है वो समझ पाए हम। आफ्टरवर्ड्स फिर हमने बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह की थ्योरीज डेवलप करी और कई सारी नई ऐसी थ्योरी डेवलप करी जो क्लासिकल फिजिक्स से बहुत अलग थी और बहुत अलग ही प्रेडिक्शन दे रही थी। एंड दोज प्रेडिक्शन वर सेटिस्फाइंग द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन इन सम एक्सपेरिमेंट्स। कुछ अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनका हम एक्सप्लेनेशन केवल इन प्रेडिक्शन से दे पा रहे थे, इन नए थ्योरी से दे पा रहे थे। तो न्यूटन के समय तक जो भी फिजिक्स चल रहा था, उसके बाद जो थोड़ा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ गया, इन सबको कंबाइनली अपन बोल देते क्लासिकल फिजिक्स। एंड अर्ली 19th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के आसपास जो भी चीजें डेवलप हुई, वो सारी अपन बोल देते हैं 20th सेंचुरी में जो भी डेवलप हुआ उसे हम बोल देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का सही सही एक तरह से आप बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत बड़ा पिलर है मॉडर्न फिजिक्स का। दूसरी चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये दो चीजें ऐसी है जिनसे मॉडर्न फिजिक्स के बेसिक्स स्टार्ट होता है। तो हमारे कोर्स में भी इन्हीं चीजों को डाला गया है मॉडर्न फिजिक्स में। और हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी पढ़ना बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम स्टार्ट करने वाले हैं बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी आर स्टार्टिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इससे पहले कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मॉडर्न फिजिक्स पढ़े, थोड़ा सा आपको एक पहले से कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूं जो इस पोर्शन को पढ़ने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि वाई क्लासिकल फिजिक्स इज फेलिंग, क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर पढ़ने वाले हम। तो डेफिनेटली यहां पर हम अगर क्लासिकल फिजिक्स से चीजें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है तो कुछ गलत प्रेडिक्शन दे देगा या हमें सही चीज नहीं समझ में आएगी। सेकेंड थिंग, प्रॉपर जो नई थ्योरीज है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर समझना है और अर्ली थ्योरीज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स समझना है। नई नई जो थ्योरी आई थी, स्टार्टिंग की जो थ्योरीज थी वही समझना है। तो कई सारी चीजें ऐसा होगा जो हम समझ नहीं सकते, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा सिलेबस हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा कुछ चीजों को समझने के लिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर है ना कई चीजें क्लासिकल फिजिक्स को यूज करके अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो गलत होगी, गलत समझ में आएगी हमको। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें आदत तो क्लासिकल फिजिक्स की है। इसलिए हमको यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम यहाँ पे पढ़े वो फैक्ट्स देन थ्योरी इस ऑर्डर में पढ़े। हम पहले ये समझे कि अच्छा ऐसा होता है और फिर उसको समझाने के लिए थ्योरी है, ना कि उल्टा जाए। हम थ्योरी से प्रेडिक्ट ना करें चीजें, उल्टा ऑब्जर्वेशन देख कर कि हो क्या रहा है फिर उसके लिए थ्योरी डेवलप करें। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तक आदत इसी हो जाती है कि हम थ्योरी समझते हैं फिर उससे प्रेडिक्शन देखते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? तो सर पहले क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, फैक्ट्स? फैक्ट्स पढ़ेंगे बेसिकली पहले, है ना। आपको ये चैप्टर पूरा ऐसा लगेगा जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। बाद में फिर हम पहले फैक्ट्स पढ़ेंगे फिर उसके लिए थ्योरी समझेंगे कि अच्छा ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या थ्योरी हो सकती है, ये समझेंगे अपन। चलिए, तो इसको है ना सीधा अपन है ना पढ़कर समझते हैं, तो जितना बोलूंगा उससे ज्यादा कुछ समझ आने वाला नहीं। तो हम डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना स्टार्ट करते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं अपन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हम मटेरियल्स में अंदर जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारी जो आज की अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें पता है कि मटेरियल्स के अंदर एटम्स होते हैं। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन इन सबसे बने होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो थोड़ा न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उनको हम मेटल से या सब्सटेंस से, जो भी सब्सटेंस उससे बाहर निकाल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस अगर एक आइसोलेटेड एटम में करी जाए, अकेले एटम में करी जाए, तो एक डिफरेंट प्रोसेस होगी है। पर
एक बहुत बड़े सब्सटेंस के क्लस्टर में करी जाए, मतलब कि बहुत बड़ा एक कुछ ब्लॉक ले लिया, मैंने एक आयरन के प्लेट ले ली, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग देन पुलिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल आइसोलेटेड एटम। एक अकेले इलेक्ट्रॉन को एक अकेले आइसोलेटेड एटम से निकालना एक अलग चीज होगी, और एक बल्क मैटर में से इलेक्ट्रॉन पुल करना इज अ डिफरेंट थिंग। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। है ना? तो आप मुझे बताइए व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? बताइए। एनीवन? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? कोई भी बच्चा? नो त्रिलोक, दिस इज नॉट 100% करेक्ट। सही कह रहे हो बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट। आस्था ठीक है पर पूरे 100% सही नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक अकेला एटम हो हमारे पास, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो तो मिनिमम क्या एनर्जी लगेगी, इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में बात? आप लोगों ने मुझे कहा था इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, पर आपने ये नहीं कहा सिंगल आइसोलेटेड गैसेस एटम में से। आप देखिएगा केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपको ऐसे लिखाया होगा, है ना? हाँ, तो वो लिखाने का कुछ सेंस है बच्चों, ऐसे थोड़ी लिखा दिया। वो अकेले एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना अलग एनर्जी लगती है, और एक मैटर का पूरा क्लस्टर हो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी अलग लगती है। इसलिए वहां स्पेशली ऐसा लिखाया था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से निकालने की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्योंकि बल्क मैटर में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ हम कुछ और नाम देते हैं, उसका नाम ही कुछ और है। उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसे हम जनरली 5 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर में ही आता है। वर्क फंक्शन आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे अपन तो पहले पॉइंट अपन पढ़ रहे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, is the minimum energy required to remove or pull out electron, to remove or pull out electron from bulk matter, from bulk matter। बल्क मैटर का मतलब जैसे कि आपने ना एक कॉपर की प्लेट ले ली, एक कॉपर की मेटल की बनी हुई प्लेट ले ली, तो एक जो कॉपर की प्लेट होगी तो वो अकेले एटम से तो बनी नहीं होगी, बहुत सारे एटम्स होंगे इसके अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस को जिसमें बहुत सारे एटम साथ में है इसे बोलते हैं बल्क मैटर। बल्क मैटर में से इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर तो क्या एनर्जी देना पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, उसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है? एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी। पर हाँ, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स जो होती है आपने शायद पढ़ा हो कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। राइट? मतलब मुझे केमिस्ट्री इतना अच्छे से आता नहीं है, आप बता देना गलत बोलूं तो। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस, अच्छा बच्चे बोल रहे सही बोल रहा हूँ, थैंक यू। सो इनकी वर्क फंक्शन भी कम ही आता है। भाई इनके अकेले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है, तो इनका अगर बल्क मैटर लेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है। वो आयनाइजेशन एनर्जी से अलग चीज होगी बट कम ही लगती है। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों ही कम होते हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है। ऑर्डर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ऑर्डर का मतलब कि कितना एनर्जी होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर की एनर्जी लगती है। 2-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस टाइप की कुछ एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी दे कैसे हम, इस मटेरियल को आपको एनर्जी देना है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब प्रोवाइड कैसे करें, उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो उन तरीकों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन फर्स्ट अपन देखते हैं। थर्मोनिक इमिशन, व्हाट इज थर्मोनिक इमिशन? अगर मेटल को हीटअप करा जाए, उसे हीट करा जाए, हीट करने से क्या होगा, उसके अंदर थर्मल मोशन की जो एनर्जी वो बढ़ेगी,
वो एनर्जी में से कुछ हिस्सा हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए और उतनी एनर्जी मिल जाए, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाए जिससे वो बाहर आ सकते हैं, तो बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा कई सब्सटेंस में हमने देखा है कि उन्होंने ना हीट कर दो तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जैसे कि ये फिलामेंट्स, जैसे ये फिलामेंट बनाया कोई मैंने, इसमें हमने बैटरी से करंट पास कराया, तो करंट पास करने से हीटअप होता है, इससे बहुत एनर्जी डेवलप हो जाती है, आई स्क्वायर आर वाली हीट बहुत जनरेट हो जाती है, जिससे हीटअप हो जाता है। हीटअप होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको कई जगह हम यूज भी करते हैं। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब्स। कैथोड रे ट्यूब के पहले टीवी आते थे, पिक्चर ट्यूब, शायद आजकल तो टीवी सब LED आते हैं, पर अभी बस थोड़े समय पहले 10 एक साल पहले की बात कर लो अगर, या 5 साल पहले की बात कर लो, तो बड़े बड़े टीवी आते थे, है ना, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा सा डब्बा जैसा कुछ होता था। यस सर, देखा है मैंने सर। है ना, हाँ देखा होगा डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, बॉक्स आता था टीवी में, तो जो बड़े बड़े टीवी होते थे ना, तो वो टीवी में पीछे जो होता था, कभी खोला हो, किसी जगह खुलवाया हो, या कहीं इलेक्ट्रॉनिक यस शॉप पे सर, देखा देखा हो। है मैंने सर। हाँ, तो उसमें पीछे ना, आप ध्यान से देखना, वो यस पिक्चर सर, ट्यूब बोलते हैं यस सर, उसको। यस सर, गोल सा रहता है सर पीछे उसमें। हाँ, एक पीछे से ट्यूब जैसी होती है, और ट्यूब के अंदर वो जनरली बाहर कोट कर देते तो दिखता नहीं है, पर अगर अंदर यस कोई सर, देख पाए तो उनको ऐसे यस कुछ सर, कॉपर फिलामेंट वायर हो। सर। हाँ सर इसको सर सर कुछ वायर से करते हैं सर उसको पूरी हाँ, कोटिंग। कुछ रहता है, तो वो उसमें असल में यही रहता है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब कि एक पतला सा वायर होता है जिसमें थर्मैनिक इमिशन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें से क्या करंट वरंट फ्लो करा के उसे हीटअप कर देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और फिर उन इलेक्ट्रॉन को पिक्चर ट्यूब में आगे टकराते हैं अपन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से उन्हें गाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके टकराना चाहिए। जहां वो इलेक्ट्रॉन टकराएगा वहां पर उनको फ्लोरोसेंस दिखती है, चमक दिखती है, और फिर ऐसे ही करके अपन पूरा फोटोग्राफ बना देते हैं उस पर, और ये फोटोग्राफ को बार बार बदलते रहते, तो हमें चलता हुआ लगता है, फिर हमें कंटिन्यूस मोशन लगता है फिर। तो ऐसा प्रोसेस होता है वहां पर। चलिए, तो वो जो थर्मैनिक इमिशन का जो फिनोमेना है, ये तो कई जगह यूज होता है। होता क्या थर्मैनिक इमिशन, मेटल या किसी सब्सटेंस को हम हीटअप करो तो उसके अंदर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन की एनर्जी ले सकता है और वो मेटल से बाहर आ सकता है। बस यही फिनोमेना कहलाता है थर्मैनिक इमिशन। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इस तरह से जो बाहर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे बोलते हैं थर्मियन। थर्मियन, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उन्हें कहा जाता है थर्मियन। बात समझ में आ रही है? दिस फिनोमेना इज थर्मैनिक इमिशन, और जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर आते हैं उन्हें थर्मियंस कहते हैं। चलिए, तो एक ये अपन ने प्रोसेस पढ़ी इलेक्ट्रॉन इमिशन की, इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की, इमिशन की। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं अपन, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन क्या होता है? बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो भी मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन पुल होके बाहर आ सकते हैं। हमने क्या करा, एक मेटल प्लेट ली, इसको है ना बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख दिया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए उन पे फोर्स लगाएगी। तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, और वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो अंदर होते हैं वो एटम्स एटम्स के बीच में मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, है ना। उनका कुछ मीन फ्री पाथ होता है, कुछ मीन फ्री टाइम होता है, जिसको रिलैक्सेशन टाइम से ऐसा कोई रिलेट करा होगा शायद आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद कुछ पढ़ा हो ऐसा, रिलैक्सेशन टाइम याद आ रहा है ओम्स लॉ के डेरिवेशन में? यस, है ना। तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी थोड़ा थर्मल मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और बार बार एटम से कोलाइड भी करते हैं, जो बचे हुए आयन से उनसे कोलाइड भी करते हैं। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा कि जो थोड़ा सा डिस्टेंस होती है जिसमें एक्सेलेट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सेलेट होंगे, उससे इनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, और हो सकता है कि इतनी एनर्जी मिल जाए कि वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए वो। तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ सकता है, उसको बाहर आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी मिल सकती है। तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट निकलेंगे क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलते हैं इन्हें कहा जाता है फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। और इस प्रोसेस में मेटल ज्यादा गर्म नहीं होती, इसलिए इसको अपन कोल्ड इमिशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो मेटल से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पुल होके बाहर आ सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्हाट इज फील्ड इमिशन? क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है?
यस सर। ओके आप स्टेटमेंट नहीं लिखवाएंगे कोड के लिए? हाँ, मतलब ये आप लिख सकते थे साथ में, वैसे मतलब ये कोई पूछेगा नहीं, अपने कोर्स में नहीं है थर्मोडायनामिक इमिशन, हमारे कोर्स में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो वो काम की चीज है, बाकी तो ठीक है, समझना है आपको। ठीक है, आप लिखते जाइए साथ में। यस हाँ, ये कोई बोर्ड में पूछेगा नहीं आपसे, इसलिए मैं इतना लिखने पे इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। यस फील्ड यस इमिशन, फील्ड इमिशन क्या होता है समझो इनको अच्छे से पहले। ठीक है, चलो फिर थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन क्या होता है? हमने एक मेटल को बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स, बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स से बम्बार्ड करा दिया। कोई मेटल है हमारे पास जिसमें बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हमने बम्बार्ड करा दिए, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के पार्टिकल्स से वो आके इस पर टकरा रहे, ड्यू टू कोलिजन। ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ये हो सकता है कि प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो या न्यूट्रॉन हो, है ना, कोई हाई एनर्जी के पार्टिकल की स्ट्रीम है। ये पार्टिकल जब इससे टकराएंगे तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन पार्टिकल से टकराकर जो एनर्जी गेन करेंगे उस एनर्जी को लेके बाहर आ सकते हैं, उस एनर्जी की वजह से बाहर आ सकते हैं। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द हाई एनर्जी पार्टिकल्स विद दिस मेटल, the particles or the electrons in the metal may acquire energy greater than one function and they can come out from metal surface. This phenomena is called secondary emission. This phenomena is called secondary emission. When high energy particles are bombarded over a metal and metal electrons gains energy due to the collision and they come out from the metal surface, this phenomena is called secondary emission. क्या क्लियर हो रहा है? सर। है ना, और जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर आते हैं इन्हें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, सेकेंडरी इमिशन में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने कुछ प्रोसेसेस बताई जिसमें हम अलग अलग तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबसे काम की इसमें जो प्रोसेस है 4th नंबर की, वो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे काम की प्रोसेस। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मेटल को एनर्जी देने के जो तरीके होते हैं उनमें ये भी होता है कि हम फोटॉन से, लाइट से एनर्जी देते हैं। तो अगर हम लाइट से एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट वगैरह बाहर आ सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं जिससे करंट प्रोवाइड हो सकता है। तो ये फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूरा यही सब, पर इसको है ना एक है ना ग्लास ट्यूब में परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम ऐसी ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर एक मेटल लगा देते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमें बाहर इमिट कराना है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और मेटल प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम करेगी, और इनके बीच में लगा देते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच में लगा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन उल्टी होती है, मैं इसको कैथोड बनाने वाला हूँ तो इसलिए मैंने इधर दिखा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ एक स्विच लगा दिया, एमीटर लगा दिया करंट को चेक करने के लिए, ऐसा सर्किट बना दिया। अब क्या होता है कि है ना हम लाइट एनर्जी, लाइट रेस फॉल कराते हैं इस कैथोड पे। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे कैथोड बोल देते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे एनोड बोल देते हैं। अच्छा, बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही सिंगल सेल सफिशिएंट होगा। तो लाइट एनर्जी जब फॉल करती है इस कैथोड पे, तो लाइट एनर्जी की एनर्जी लेकर अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, क्योंकि आपने बैटरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है यहाँ पे इस तरफ, इस डायरेक्शन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इधर हाई इधर लो, तो हाई टू लो की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, तो अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर मोशन करने लगेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से उधर मोशन करे वो इस प्लेट ने अट्रैक्ट कर लिए, और इस प्लेट में से वो इलेक्ट्रॉन होते हुए ऐसा पूरा सर्किट में फ्लो कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमें ऐसा फिर फ्लो दिखेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसका उल्टा हमें करंट दिखेगा। चलो फिर से बताता हूं कि क्या हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम जनरली एक एक्सपेरिमेंट जैसा करते हैं। एक ट्यूब लेते हैं ग्लास की, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, जिसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगाए हमने। एक मेटल इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा,
दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। अब बैटरी यहाँ स्विच ऑन कर दिया, एमीटर लगा दिया करंट है कि नहीं चेक करने के लिए, और जो कैथोड है इस पे लाइट फॉल कराई, यहाँ पे लाइट फॉल कराई। अब लाइट फॉल होने से क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकले बैटरी की वजह से यहाँ थी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी एनोड से कैथोड की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को उधर पुल कर लिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सीलरेट होने लगते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होकर इस प्लेट ने एक्वायर कर लिए, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्किट में से वापस यहाँ आ गए, तो एक हमें इलेक्ट्रॉन का ऐसा फ्लो दिखने लगता है, इलेक्ट्रॉन का सर्किट में फ्लो दिखता है जिसका उल्टा फिर हमें करंट दिखेगा। So when light is falling on this cathode plate, circuit acquires a current due to light. सर्किट में करंट आ रहा है ड्यू टू लाइट, और ये करंट लाइट की वजह से आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो करंट। क्यों आ रहा है करंट? लाइट फॉल करी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो जो इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से निकलते हैं इन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो फिनोमेना हो रहा है कि हम बस लाइट गिरा रहे हैं और सर्किट में करंट आ रहा है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम है, और इसमें हमें करंट दिखने लगता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट गिराओ सर्किट में करंट आ गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ रहा है समझ में व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस सर। चलो ये बहुत काम की चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए। तो पहले तो डायग्राम वगैरह बना लीजिए, मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, कुछ डायग्राम बना लीजिए आप। लिखना तो सारी चीजें आपको है ना, यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं लिखाता हूँ उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। लिखिए लिखिए। ये जो ग्लास ट्यूब का पूरा अरेंजमेंट है इसे बोलते हैं फोटो सेल, फोटो सेल। लिखो, इन अरेंजमेंट ऑफ फोटो सेल, इन अरेंजमेंट ऑफ फोटो सेल, इन अरेंजमेंट ऑफ फोटो सेल, when light falls on, when light falls on material of cathode, when light falls on material of cathode, electrons are emitted from it, electrons are emitted from it, electrons are emitted from it by gaining, electrons are emitted from it by gaining energy from light, by gaining energy from light. These electrons are called, these electrons are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons. Due to the electrons motion in circuit, due to the electrons motion in circuit, a current is set up. Due to the electrons motion in circuit, a current is set up. A current is set up, which is called photocurrent. A current is set up, which is called photocurrent. तो सर्किट में जो यहाँ पे करंट आ गया है ड्यू टू द लाइट, लाइट फॉल करी तो सर्किट में करंट आ गया, उससे फोटो करंट कह दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसे सबसे पहली बार किसने
साइंटिस्ट, इसे हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है, हर्ट्ज जिनका बारे में सुना ही होगा, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज उनके ऑनर में होता है। तो उन्होंने डिस्कवर करा था इसे, पर वो कुछ और कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू प्रोड्यूस ईएम वेव, वो ईएम वेव से कम्युनिकेशन कराने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह ईएम वेव प्रोड्यूस करके सेंड करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी जगह रिसीव कर रहे थे। इस प्रोसेस में उन्हें कुछ पता चला और उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। लेटर ऑन पता चला कि अच्छा उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया था। फिर इसको बहुत अच्छे से जो स्टडी करी, बाकी और साइंटिस्ट लोगों ने इसमें काफी काम करा, और लेनर्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिनका फिर काफी नाम आता है इनमें, जिन्होंने काफी स्टडी करी यहाँ पे। और ये जो ग्लास ट्यूब में करंट फ्लो कराने का जो फिनोमेना था, ये एक्चुअली उस एरा में सभी लोग साइंटिस्ट इस तरह से कर रहे होते थे कि किस तरह से करंट फ्लो होता है गैस में, उसकी स्टडी करें, और कब नहीं होगा कब होगा इसकी स्टडी करें। तो ये स्टडी काफी उस समय प्रचलन में थी, सब लोग यही कर रहे थे। एक एरा था कि जब यही सब करते थे। उस समय हमें फिर काफी इसके बारे में और इंफॉर्मेशन फिर पता चली। लेनर्ड वगैरह साइंटिस्ट लोगों ने जब स्टडी करी तो हमें बहुत सारे और ऑब्जर्वेशंस भी मिले। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिले पहले वो समझेंगे, फिर अपन को क्लियर हो जाएगा कि अच्छा लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे है ना। अभी तक मैंने ये बताया नहीं कि लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे। थोड़ा हमको समझ में आ रहा है कि भाई लाइट की एनर्जी है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है वो लाइट से आ रही है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। पर प्रॉपर इसका एक एक चीज, मतलब कि करंट कितना आएगा, करंट किस किस पे डिपेंड करेगा, करंट कब आता है कब नहीं आता है, सारे एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशंस थे वो अब अपन पढ़ेंगे। उसके बाद इसके रीजन समझेंगे। क्लियर? कौन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बच्चों, चलिए। अच्छा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम बेसिकली लाइट के फोटोन नेचर के बारे में जानने वाले थे। लाइट अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने ऑप्टिक्स पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स में हमने लाइट को वेव मान की चीजें समझाई थी। अब हम ऐसे फिनोमेना देखेंगे कि वेव मान के हम फेल हो रहे समझाने में। फिर हमें लाइट की नई थ्योरी डेवलप करना पड़ेगी, जैसे आइंस्टाइन ने दी थी क्वांटम थ्योरी, लाइट फोटोन होती है, उससे हम चीजें समझाएंगे। चलो तो एक काम करते हैं, आज क्लास का टाइम भी थोड़ा एंड होने आ रहा है तो अपन यहीं रुकते हैं आज। अब मुझे ऑब्जर्वेशंस वगैरह इसमें जितने भी होते हैं वो पढ़ाना है, तो नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उनका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया आइंस्टाइन ने, उन चीजों पे आएंगे। लाइट की फोटोन थ्योरी क्या होती है वो समझेंगे, है ना। इस तरह से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पढ़कर आइएगा, प्लस जो आपके डाउट्स है वो सब कंप्लीट करके सॉल्व करके लाइएगा।